नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत में जैन जी के समर्थन में राहुल गांधी। दरअसल जैन जी की बहुत लंबी कहानी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो 1990 के बाद जो लोग जन्मे हैं या 1990 के बाद की जो पैदाइश है वो जैन जी कही जा रही है। इस जैन जी यानी युवा पीढ़ी ने बांग्लादेश में बदलाव किया हिंसा के साथ। इस जैन जी ने श्रीलंका में भी बदलाव किया, तख्ता पलट किया हिंसा के साथ। इस जैन जी ने अभी हाल ही में नेपाल में भी बदलाव किया, तख्ता पलट किया हिंसा के साथ। नेपाल की कार्यकारी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि नेपाल जीरो स्टेट है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। संसद भवन जला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया है, कागजात नष्ट हो गए हैं और सब व्यवस्थाएं ठप पड़ गई है। जैन जी ने जो किया उसमें वहाँ की प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य। अब मैं सिर्फ 2-3 वाक्य इसमें बोलूँगा। भारत में जैन जी जैसी कोई भी जो स्थिति है वो बनने वाली नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये आज हालांकि कभी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कल क्या होने वाला पता नहीं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि भारत में जैन जी की कोई संभावना नहीं है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अगर सोचेगा तो कहेगा कि ये बहुत ही गलत सोच है, जिसका भी सोच है। लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं और वो पिछले 10 साल से जिन मुद्दों पर अड़े हैं वो जनता के मुद्दे बन ही नहीं पा रहे हैं। अब उनकी जैन जी और उनकी सोच कांग्रेस को और सबको मुबारक, वो रॉन्ग साइड पर चलते हुए दिख रहे हैं। ये बात भी मुझे बहुत मजबूरी में कहनी पड़ रही है आज। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि ना तो भारत में बांग्लादेश जैसी आर्थिक बदहाली है, ना भारत में बांग्लादेश जैसी कमज़ोर सरकार है, ना भारत में लोकतंत्र कमज़ोर है और ना ही नेपाल या श्रीलंका की तरह स्थितियाँ। इसलिए भारत में लोग कितना भी कुछ कह लें, यहाँ युवाओं को ना भड़का सकते हैं, ना उनको सड़कों पर लाके हिंसा करा सकते हैं, ना देश को ख़त्म करने की साजिश हो सकती है। ये मैं एक पत्रकार के नाते जो मैं पिछले 10 साल से फील कर रहा था, आज उस पर मैंने ये लाइन दी है क्योंकि जैन जी के नाम पर युवाओं को भड़काने की बात हो रही है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या हम देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ये बन भी सकता था, लेकिन सौभाग्य से देश में वैसी स्थितियां नहीं हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत है, सेना हमारी मजबूत है, देश में लोकतंत्र मजबूत है और उसके साथ साथ जो देश का नेतृत्व है वो दुनिया में अपने मजबूत इरादे बता भी रहा है। चर्चा शुरू करें उसके पहले भाजपा के सांसद का एक वक्तव्य है रविशंकर प्रसाद जी का, वो सुनेंगे। और ये भी बता दूं कि इस चर्चा में आज 4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो के बाहर फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। स्टूडियो हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी हैं और देश के जाने माने सामाजिक शास्त्र के ज्ञाता श्री डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लोरे जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उसके पहले रविशंकर जी क्या कहते हैं ये सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। एक जैन के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। देश में राजनेता किसी भी दल के हो शांति की बात करते हैं, लेकिन देश मजबूत और हम हिंसा की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के लोग या ख़ास तौर से राहुल गांधी की बात करें, वो इस काम में लगे हैं। अब वो उनको सद्बुद्धि है इसलिए वो कर रहे हैं या सद्बुद्धि नहीं है इसलिए कर रहे हैं। जनता पिछले 10 साल से उनकी सारी बातों को खारिज करती आ रही है। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है ये किस ढंग से देखा जा रहा है, क्योंकि अब हमें लगता है कि राहुल गांधी का धीरज खत्म हो रहा है और अब वो उन सब बातों से एक तरह से ऊब से गए और वो चिढ़कर काम करना चाहते कि किसी भी तरह से देश में हिंसा हो जाए ताकि वो कह सके कि सरकार देश चला नहीं पा रही है, इसलिए या तो मध्यवर्ती चुनाव हो या फिर जो इंडी ब्लॉक है, जो इंडिया गठबंधन है, वो सरकार बनाए। ये भी आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस समय अगर आप देखें तो कुछ राजनीतिक दलों के पास केवल और केवल जो उनका टारगेट रह गया है वो सत्ता को पहुंचना रह गया है। उस सत्ता को पहुंचने के उनको केवल 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो
जो लोग सत्ता पर हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है जी। जो लोग सत्ता पर हैं उनकी किस प्रकार छवि बिगाड़ी जाए, और दूसरा जन सामान्य में किस प्रकार असंतोष इकट्ठा करके और उसको सड़क पर लाया जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले नेपाल में हुआ। तो योजना पूर्वक ये लेना चाहते हैं। अच्छा, संयोग से ये जो आयु का वर्ग आ रहा है जिसको हम जेन जेड कहते हैं, सामान्य तौर से ये जो आयु वर्ग आ रहा है ये आयु वर्ग किशोर वय से लेकर के युवा तक है, और ये वो वर्ग है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मेंटली जिसको अपन कह सकते हैं, टेक्निकली या तकनीकी का विशेषज्ञता का तो खूब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें परिश्रम का अभाव है, फिजिकल परिश्रम जिसको कहते हैं उसका अभाव है, और ज़्यादातर उसका ध्यान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, और वो टेक्निकली बहुत, जिसको कहना चाहिए, बहुत समृद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को भ्रमित करके उसको सड़क पर लाना, यही स्थिति बनी बांग्लादेश में और यही स्थिति नेपाल में है। तो मुझे लग रहा है केवल सत्ता को टारगेट करके ये स्थिति पहुंचाना चाहते हैं, और इनके आवाज को दुनिया के उन लोगों का समर्थन है जो भारत की इस समय बढ़ती ताकत है। हमने 3 क्षेत्र में भारत ने ताकत बनाई है। एक स्पेस, अंतरिक्ष में हमारी ताकत बढ़ी है, इकोनॉमिकली हमारी ताकत बढ़ी है, और डिफेंस में हमारी ताकत, सामरिक क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़ी है। इससे दुनिया के कई देशों का व्यापार पर उसका फर्क पड़ा है। अब हम आयातक ना होकर के निर्यातक हैं। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, और कुछ एक शक्तियां ऐसी भी हैं जो भारत में रूपांतरण करना चाहती हैं, वो सारी शक्तियां भी उनसे मिल गई हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो तरीका जो था, जो जार के खिलाफ अपनाया गया था और जो चीन में माओ की क्रांति के समय, माओ के बदलाव के समय अपनाया गया था, तो लगभग ये उसी का तरीका है। मैं समझता हूं इसमें सत्ता ज्यादा है और राष्ट्र हित को इसमें भारी नुकसान होगा। बिल्कुल, मैंने चर्चा की शुरुआत में भी कहा था कि जिन देशों का जिक्र हो रहा है जैन जी के मामले में, वहां की परिस्थितियों और भारत की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। शर्मा साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ स्थितियां हर क्षेत्र में मजबूत हैं, महंगाई नियंत्रण में है, विकास की गति ठीक चल रही है, दुनिया मान रही कि जीडीपी की स्थिति भारत में दुनिया भर में सबसे बेहतर है, आर्थिक स्थिति में हम महाशक्ति बने, हमने हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है, हम तीसरी स्थिति आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, सैन्य शक्ति में हम दुनिया के सारे बड़े मुल्कों को चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, या हमारा दोस्त जो रूस है वो भी एक तरह से हमारे हथियारों का कई बार लोहा मानता है। और ब्रह्मास्त्र के साथ साथ भारतीय सैनिकों का जो साहस है, जो उनकी निपुणता है, उस पर भी वो लोग सटीकता को एक तरह से नमन करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3 दिन का जो युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें रूस ने भी इस बात को माना कि जो उसने S-400 दिया था, भारत ने उसका बहुत सटीकता से इस्तेमाल किया, जबकि रूस भी वैसा नहीं कर पा रहा था। खैर, ये सब बातें हैं। मेरे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हैं। रमेश सिंह जी, आप जल्दी से अपनी बात करें क्योंकि हमारे साथ 3 और वक्ता मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जैन जी ने श्रीलंका में विध्वंस किया, जिस जैन जी ने बांग्लादेश में विध्वंस किया, तो नेपाल में विध्वंस किया, और उस विध्वंस के बाद उन देशों की आर्थिक स्थिति और उन देशों का पूरा सिस्टम कलेप्स हो गया, तो क्या राहुल गांधी जैन जी को उस तर्ज पे लाके भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो सिस्टम है, भारत सिस्टम है, इसका विध्वंस करना चाहते? खुली बात है, अगर आप जैन जी को भारत में विद्रोह कराना चाहते हैं तो भारत का वैसा ही विध्वंस करवाना चाहते हैं जब श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये डीप स्टेट का, राहुल गांधी को डीप स्टेट का पूरा समर्थन प्राप्त है, और उसी डीप स्टेट ने खालिस्तान और डीप स्टेट से मिलकर दिल्ली में किसान आंदोलन किया था, वो उसी का नमूना था, उसी प्रयोग था, और वो प्रयोग फेल हो गया। अभी आपने कहा भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं है, बिल्कुल सही कहा। पंजाब के किसानों को छोड़कर भारत के किसी भी किसान ने उनका समर्थन नहीं किया था। ये सबूत है कि भारत में आप कुछ छोटे वर्ग को तो बहका सकते हैं, लेकिन पूरा टोटल वर्ग जो है भारत का, वो इसकी चपेट में नहीं आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ डीप स्टेट की, कि अभी 15 मिनट पहले मैंने चैट जीपीटी और गूगल के एल्गोरिदम को टेस्ट किया था।
दोनों के जो एल्गोरिदम है वो राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है। राहुल गांधी को विद्रोही या देश में विखंडन करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। ये 15 मिनट पहले मैंने टेस्ट किया है, और ये एल्गोरिदम दुनिया के सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है, वो डीप स्टेट के पास, डीप स्टेट इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके भारत में राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस एल्गोरिदम से जो सोशल मीडिया चलता है, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवा करता है, और वो युवा राहुल गांधी के साथ नहीं है। जी, तो चलिए, ये बहुत सारी बातें, लेकिन भारत की तासीर अलग है। भारत एक अलग देश है। अगर हम गुलाम बनते हैं तो फिर 1000 साल तक फिर पलट के नहीं देखते, हम गुलामी बने रहते हैं। लेकिन जब गुलामी से बाहर निकलते हैं तो फिर गुलाम नहीं बनते 1000 साल तक। अभी तो हमें सिर्फ 75 साल हुए आज़ाद हुए, तो मान सकते हैं कि 925 साल तक अभी हम गुलाम नहीं बनने वाले। चाहे कोई भी रिदम काम करे, चैट जीटीपी काम करे, या जो आपने कहा कि डीप स्टेट काम करे, मुझे लगता है कि राठी जी असल में भारत को समझने में दिक्कत कर रहे हैं कांग्रेस या राहुल गांधी। जिन देशों में ये सब कुछ हुआ है, जैन जी ने जो किया है, भारत में वो स्थितियां दूर दूर तक नहीं है। फिर ये गलत कैलकुलेशन पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ना तो देश के हित में वो है, और ना कांग्रेस के, ना राहुल गांधी के। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी हैं नेता प्रतिपक्ष, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, और जो जेन जेड की बात की जा रही है, तो जेन जेड ही वो नेपाल में कुछ अलग ढंग से बर्ताव करता होगा, लेकिन हमारा हिंदुस्तान युवा देश है, और जेन जेड ने ही मोदी जी को चुना है। जेन जेड की ही अधिक से अधिक वोटिंग ने, जो लोकतांत्रिक तरीका जेन जेड ने अपनाया, जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमें अधिकार देता है, उस अधिकार का उपयोग करके इसी जेन जेड ने, उसे आप विरोध के लें, पक्ष में के लें, जो भी भाषा में उसको हम परिभाषित कर सकें, उनने कांग्रेस को बाहर और भाजपा को सत्ता में लाया है। और फिर 2029 में अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो जो पार्टी अच्छी लगेगी उसे वापस लेके आएंगे, चाहे बीजेपी को लाएं, चाहे कांग्रेस को लाएं, जो भी उनको अच्छा लगे। तो उन्हें समर्थन जेन जेड का चाह रहे हैं, तो जेन जेड का समर्थन को पॉजिटिव वे में उनके लिए काम करके, उनके अच्छे के लिए काम करके, उनके व्यवहार को, उनकी आवश्यकताओं को, उसको समझ के उन पे अगर वो फोकस करें और समर्थन करें, तो मुझे लगता है जेन जेड हो सकता है उन्हें भविष्य में समर्थन प्रदान करे। लेकिन अगर उकसाने और उससे कर रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक पद का दुरुपयोग है। संवैधानिक पद में रहते हुए ऐसा कोई काम उनका करना, और वो भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का और ऐसे परिवार के व्यक्ति का जो कई पीढ़ियों से सत्ता में ही रहा है और सत्ता को संभाला है, देखा है, सब कुछ किया है, उनका इस ढंग का जो व्यवहार सही नहीं है। आम लोगों के बीच एक सही संदेश इनका नहीं जाता, और जब नहीं जाएगा तो फिर से वही है कि फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक तो ये होता है कि आदमी को कोई पद मिलता है उसकी काबिलियत के हिसाब से, तो फिर उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो इस पद के योग्य था। एक होता है कि पद मिल जाता है, फिर आपको जीवन भर साबित करना पड़ता है कि वो इस पद के योग्य हैं कि नहीं है। तो राहुल गांधी जी में जो भी योग्यता है वो अपनी जगह, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष के लिए हैं, वो प्रतिपक्ष को लीड करने के लिए है, ये अभी साबित नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले सिर्फ जुड़ूंगा। कांग्रेस के नेता रहे हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि देश का प्रतिपक्ष मूर्ख नेताओं के हाथ में है, ये वो खुद कह रहे हैं। और जब वो ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसको आप प्रमाणिक मान लीजिए, क्योंकि मेरी हर बात प्रमाणिक तौर पर सही साबित हुई। वो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस में सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का भी कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बातें मेरी प्रमाणित हो रही हैं, और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी मैं कह रहा हूँ कि देश का प्रतिपक्ष का नेतृत्व मूर्खों के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको प्रमाणित मान लीजिए। आपकी राय? जो कुछ हो रहा है उसमें एक चीज़ मैं और जुड़ूंगा अंत में। सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब पाकिस्तान गया तो मुझको लगा जैसे मैं अपने घर आ गया। वो ये कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश और नेपाल भी घर जैसे ही लगते हैं। अब पाकिस्तान किसी को घर जैसा लगे और उनका जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी हो या उनका साथी राहुल गांधी हो, तो आप समझिए कि फिर तो पता नहीं क्या सब कुछ पूरे को में बांग घुली ऐसा लगता है। आपकी टिप्पणी?
देखिए, निश्चित रूप से जो आज कांग्रेस जो कि लंबे समय तक सत्ता की और इसकी उत्पत्ति पर जाएं तो ये देश की आज़ादी के मूवमेंट के लिए संगठन बनाया गया था। फिर इसके बाद आज़ादी के बाद ये राजनीति दल के रूप में हो गया और इसने सत्ता की एक लंबी पारी खेली। लेकिन साथ साथ ये महत्वपूर्ण था कि इसका चरित्र, इसकी जो स्वाभिमानता और साथ में देश का जो प्रेम और त्याग और तपस्या के साथ ये संगठन ने जिस तरह से तैयार किया था, वो मूल अपने छोड़ चुका है। अब ये सत्ता लोलुपता केंद्र हो चुका है। उनके पास इस जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार के दिशा नेतृत्व के सामने उनके साथ कोई भी नहीं है, तो वो नैरेटिव एक से एक नैरेटिव बना रहे हैं। और उनका सीधा सीधा है कि जो जिस तरह से एक होता है कि जो अल्पसंख्यक को उसको तासीर को नापते हुए और बहुसंख्यक में डिवीजन करके एक कंपाउंड बोर्ड बनाना और उसके रूप में सत्ता की चाबी प्राप्त करना उनका ध्येय बन गया है। आज देखिए, उन्होंने कम से कम अपनी इस जिससे जब से आए हैं वो कांग्रेस ने 90 चुनाव हारे हैं उनके नेतृत्व, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, ना उनके संगठन के लोग दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार एक से एक नरेटिव की यात्रा करते चले जा रहे हैं जो एक झूठ पे आधारित है, एक फेक रूप में है। जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने भी डीप स्टेट जी और लगातार वो नैरेटिव में बदलते चले बिल्कुल। मैं असल में थोड़ा सी तकनीकी दिक्कत है भूपेंद्र साहब, कुछ माइक में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही। मैं लौटूंगा जब तक हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उसको ठीक करेगा। रमेश शर्मा जी, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि राहुल गांधी जन नेता हैं, कई बार वो लोकसभा का चुनाव जीते, एक बार हारे भी हैं, लेकिन दिल्ली में जहाँ रहते हैं वहाँ पिछले 10 साल से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। ना एक भी विधायक नहीं जीता और एक भी सांसद नहीं जीता। ये एक बार का तो मान सकते हैं कि इत्तेफाक हो, 2 बार का इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन 3 बार लगातार जहां दिल्ली में वो रहते हैं, उनकी माता श्री सोनिया जी रहती हैं, प्रियंका जी रहती हैं, राहुल जी रहते हैं, लेकिन वहां वो खुद जहां रहते हैं वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनका कोई असर नहीं है। इस पर अगर वो चिंतन करें तो उनको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि ना तो देश में संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, ना आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। कहीं ना कहीं उनके भीतर की जो कमी है वो उसको ना ढूंढकर दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कहा जाता है कि हिरण के शरीर में वो होती है कस्तूरी, लेकिन वो सब जगह ढूंढता रहता है। कमजोरी कहाँ है वो समझ नहीं पा रहा है। वो संविधान में भाजपा के भीतर ढूंढ रहा है कि वो संविधान बदलेगी, लोकतंत्र को खतरा है, कभी वो चुनाव में ढूंढते। आपकी राय क्या, नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष भटक सा रहा है? देखिए, मोटे तौर पर राघवत जी, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, और उनको मीडिया में भारी स्थान मिलता है, कहीं जाते हैं तो लोग उनको देखने भी आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जननेता नहीं है। जननेता वो होता है जो जनता के बीच रहता है। आप अगर राहुल गांधी जी के जन्म की पृष्ठभूमि से लेकर के आज की तारीख तक अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हाई सिक्योरिटी में रहे हैं। वो किसी सामान्य आदमी से कभी नहीं मिले। उनसे वो आज भी और आज से 25 साल पहले भी, 50 साल पहले भी उनसे केवल वही मिल सकता था जिसको निर्धारित किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने आने वाले लोग कौन हैं? बहुत लिमिटेड लोग हैं। उनको सलाह केवल उन विशेषज्ञों से मिलती है जो उनके आसपास घेरा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनको जन भावना का बिल्कुल अंदाज नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मेरा मानना है। क्योंकि एक योजना पूर्वक एक खास मानसिकता के लोगों से वो हमेशा सदैव घिरे रहे और वही उनको फीडबैक मिलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो पीढ़ी आ रही है, जिसको हम जेन जेड के रूप में भी कह सकते हैं, राहुल गांधी जी के रूप में भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोर इनका सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, एक्स पर और यूट्यूब पर, मीडिया पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप अगर राहुल गांधी जी का कोई भी वक्तव्य देखेंगे तो वो सारे के सारे वक्तव्य मीडिया ओरिएंटेड होते हैं कि मीडिया में उनको कैसे स्थान मिले, जनता पर उसका क्या प्रभाव है, इसके विचार कम होता है, मीडिया पर विचार ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए वो सत्य से अलग हैं। जो आप देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, जो लोग बहुत वीआईपी से और एक्सपर्ट से मिलते हैं उनकी भाषा अलग होती है, जो जनता के बीच रहते हैं उनकी भाषा अलग होती है। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। दरअसल हम जो आज बात कर रहे हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष को लेकर इस तरह की चर्चा करने पर भी दुख होता है, क्योंकि आखिर लोकतंत्र के हिस्से में तो प्रतिपक्ष तो है, भले ही वो कमजोर है, समझदार है, वो अलग बात है। अब राहुल गांधी जलेबी को नहीं समझ पा रहे हैं इस देश की। वो कहते हैं कि जलेबी को हम
बनाने के लिए फैक्ट्री लगाएंगे, फिर उसका निर्यात करेंगे। जब आप जलेबी को नहीं समझ रहे हैं तो फिर देश को जलेबी मत बनाइए, क्योंकि देश को समझने के लिए आपको जन नेता बनना पड़ेगा। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करने से जन नेता नहीं बन सकते आप। प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, लेकिन वो भारत तोड़ो के काम करते रहे। उनकी यात्रा में भारत को गाली देने वाले लोग थे, वो उसमें शामिल थे। वो जब विदेश जाते हैं तो भारत के विरोधियों से मिलते हैं, जो भारत के दुश्मन हैं उनसे मिलते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर लोगों की समझ में तो आ रहा है कि ये सफल नहीं हो पा रहा है 10 साल से, इस लाइन पर आगे भी सफल नहीं हो पाएंगे। कई प्रमोद कृष्णम जैसे, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग कह चुके हैं इस बारे में। भोपाल के मरहूम लीडर रहे यहाँ गुफरान आजम, उन्होंने तो आज से 15 साल पहले कहा था कि राहुल गांधी से आप बाकी जो काम हो कराइए, कम से कम राजनीति मत कराइए। और इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को, और उस चिट्ठी को उन्होंने पब्लिक भी किया था, जनता के सामने भी पेश किया था। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयोग है जो कब सफल होगा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लीडर बने, इसको लेकर मैं उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की मर्जी, किसी को भी बना दें। लेकिन ये चर्चा करते समय फिर दोहरा रहा हूँ कि हमें तकलीफ होती है कि जो देश का नेता प्रतिपक्ष है, देश में काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमको इस तरह की बात करनी पड़ रही, क्योंकि उनके आचरण में इस तरह की बात आ गई है। रमेश सिंह जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस मुद्दे पर। राघवेंद्र जी, जेएनजेड ने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश पे जो विद्रोह किया जी, उससे वो वहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पे किया था, क्या वो हल हुई? अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं जेएनजेड की, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेके ये आंदोलन होते हैं वो मुद्दे और बढ़ जाते हैं, उनको समस्याएं और बढ़ जाती है। अभी उन्होंने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा बनाया था, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ही गायब हो गया। वो आरजेडी के तेजस्वी यादव सिर्फ लोकल मुद्दों पे, जो बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे, उनको ले रहा है। वो सरकार या जो वोट चोरी का है उसको, उसकी बात तक नहीं करे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो सिंह साहब, मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें कि जब वो बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर यात्रा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के बंगाल के लीडर ने कहा कि ममता बनर्जी ने 35-40 लाख वोट चोरी कर लिए हैं। उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना वो अपनी इस यात्रा को बंगाल लेके जाना चाहते हैं। तो ये सवाल है कि बिहार में अगर वोट चोरी हो रही है तो हम आंदोलन करेंगे, बंगाल में अगर ममता जी वोट चोरी करी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड से काम, मुझे लगता है कि देश की जनता समझ रही कि दोहरा चरित्र है। आपकी अपनी बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर फैसला दिया है, जो आंशिक फैसला दिया है वक्फ बोर्ड पर, तो लगभग 70% मुद्दों को उन्होंने स्टे दे दिया है। और जब ये फैसला आया तो जो वकील थे उनने भी संतुष्टि जताई, और जो मौलाना थे उनने भी संतुष्टि जताई। और अचानक ना मालूम क्या हुआ, सभी उस पर फिर से प्रदर्शन और फिर से आंदोलन और हड़ताल करने की धमकी देने लगे। तो इस तरह की ये जो हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं, ये देश की जनता और आम आदमी समझ रहा है, और उनकी इन हरकतों को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं जी। डॉक्टर सुलेर साहब, आपका सिस्टम, ऑडियो सिस्टम ठीक हो गया, अपनी बात करें जी। आज जो जिस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज लोकतंत्र की वही खूबसूरती के कारण, आज उसकी ताकत के कारण एलपी वो बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसी चीज़ को वो नकार रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। दूसरी बात, उनको ये समझना चाहिए कि संगठन की जो आज जिस वर्तमान परिवेश में जो सरकार है, वो सरकार किस तरह से सरकार राष्ट्र की, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे सामाजिक स्थिति में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसने किस तरह से वैश्विक रूप से अपने आप को पुनः स्थापित किया है। उसके साथ साथ वो लगातार अपने नरेटिव को बनाना, और नरेटिव को बनाते उसको लंबे रेस तक ना जान के फिर छोड़ देना। और फिर इसके बाद जो हम वर्तमान में अगर 1 साल में देखें तो उन्होंने कई नरेटिव बनाए, SIR का बनाया, उन्होंने वोट चोरी का बनाया, उसके बाद उनके ही इंडिया ब्लॉक के कई लोगों ने उसको छोड़ भी दिया। तो आज वो एकांत रूप से अकेले पड़ गए। आज वो कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सब जगह एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, आज निश्चित रूप से वह एक संगठन के साथ साथ जुड़ने की वाली पार्टी हो गई। आज उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है, और आज उसका अस्तित्व जो भी है वो गठबंधन के रूप में है। आज वो भी स्थिति उनकी रूप में जा रही है। और भारत लोकतंत्र के विश्व में रूप में एक
मिसाल देने वाला देश है। इस तरह से जो जेन एक्स जो आंदोलन चलाने की उनकी बात और जो अफवाह फैलाने की बात है, जो सोशल मीडिया के कंपोनेंट के द्वारा जो कर रहे हैं वो लोग, वो निश्चित रूप से असफल होंगे और निश्चित रूप से उनकी साथ साथ उनको, उनकी पार्टी को और उनके संगठन को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल। असल में राहुल गांधी जी का जन्म सत्ता में हुआ जब उनकी दादी प्रधानमंत्री थी। दरअसल सत्ता में वो है नहीं, विपक्ष का रोल निभाना उनको आ नहीं पा रहा है। देखिए कि जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था तो विदेश में थे वो, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा तो आप देश में रहिए और अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार के लिए आप वोट इकट्ठा करिए। वोट इकट्ठा करेंगे नहीं, लेकिन राठी जी जब वोट डले तो कहा गया कि 14 जो प्रतिपक्ष के वोट थे चोरी हो गए। अब बताइए, ना तो वहाँ इलेक्शन कमीशन है, ना ईवीएम है और ना कोई वहाँ इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है। लोकसभा चुनाव कराती, संसदीय जो कार्यालय है वो चुनाव कराता है, लोकसभा अध्यक्ष उसका देखभाल करते हैं और 14 वोट चोरी चले गए। अगर आप नहीं रहेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग में आपके लोग आपका साथ छोड़ गए और आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। यही पूरा मामला देश में है। जनता आपका साथ छोड़ रही है और कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी, कैसे चलेगा ये सब? देखिए, ये सब कैसे चलेगा तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, शायद अगली बार वो भी ना रह पाए। पिछली बार वो स्थिति बनी थी। अभी सरकार पे थोड़ा सा, नेता प्रतिपक्ष पे जनता ने थोड़ा भरोसा बढ़ाया, 90-99 सीटें उनको मिली। अब वो हो सकता है फिर 40 पे आ जाएं। तो जब तक जनता का भरोसा, जनता का विषय, जनता का नैरेटिव, जनता की नब्ज, जनता की जब नब्ज पकड़ेंगे, जनता के बीच आएंगे, जनता की बात समझेंगे और उस विषयों को लेके जब बात करेंगे, बिल्कुल। जैसे अब बिहार था, बिहार में इनके पास खोने को कुछ नहीं है, दिल्ली में अब खोने को कुछ नहीं है, तो यहाँ वो अलग अलग विषय चला सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी को खोने को बहुत कुछ। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने देखी लोकल मुद्दों पे बातें पे आ गए। इसमें कोई शक नहीं, समय की कमी, जल्दी से बात पूरी करें आप। नहीं, बिल्कुल। तो वो विषय और नैरेटिव और जनता की नब्ज को जब तक नहीं समझेंगे, नेता प्रतिपक्ष बहुत अच्छे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे और कभी सत्ता में लौटने का उनकी जो एक प्रयास होना चाहिए वो भी सफलता की ओर नहीं जाएगा। ठीक कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक बार लोकसभा में भाषण दिया, वो सत्ता पक्ष की तरफ गए, प्रधानमंत्री बैठे थे अपनी सीट पर, उनसे गले मिलते और आंख मारते हैं। अब एक नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष के नेता का ये आचरण तब से लेकर आज तक कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, परिपक्वता नजर आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा साहब आपका धन्यवाद, राठी जी आपका साधुवाद, सुलेर साहब आपका धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।